हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आपको आज दो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन वो पर्टिकुलर हिस्ट्री का है और दूसरा हमने एक क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के इतिहास से लिया हुआ है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जिसे हम कह रहे हैं आपका कि हमने दो क्वेश्चन आज ले रखे, जिसमें से पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर को, तो यहाँ कह रहा है आपका कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। इस कथन की हमको समीक्षा करनी है, ध्यान रखकर चलना। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कत्यूरी वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेते हैं, जिसमें कह रहा है आपका कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। तो पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। ये हमको एक स्टेटमेंट दे रखा है। पहले थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पर को ये जानना चाहिए कि क्वेश्चन आपका पूछा किस खंड से है। स्थायी बंदोबस्त कह रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं जो हमारा प्रश्न है वो हमसे पूछा गया है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में से, और इस ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में से कौन से वाले हिस्सों को लिया गया है, तो वो आपका लिया गया आपका ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ। अब ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ क्या क्या हैं, हम उसकी चर्चा अलग से कर रहे होंगे, ठीक है। और इस भू राजस्व नीति में भी इसने कौन सी नीति की बात करेगी यहाँ पर को, तो आपकी बात कर रखी स्थायी बंदोबस्त की, ठीक है। अब समझिए आगे कह रहा है आपका है कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। यानी कीवर्ड जो हमारे पास है, एक तो हमारे पास स्थायी बंदोबस्त है, एक बोल रहा है कि वो स्थायी बंदोबस्त आपका साहसी था, और दूसरा बोल रहा है कि वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था आपका। अब समझिएगा जरा इस चीज़ को कि जिसे हम कह रहे हैं आपका स्थायी बंदोबस्त, तो अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं अगर टॉपिक वाइज, तो सबसे पहले इसमें आपका आता है पृष्ठभूमि। जब भी हम किसी चैप्टर के पढ़ते हैं, या इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी, ठीक है। फिर इसी में एक हमारा जो सेक्शन बनता है वो हमारा बनता है आपका मूल्यांकन, या जिसे हम कह रहे हैं आपका प्रभाव। यानी कि मूल्यांकन हो जाएगा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसको हम बोल रहे हैं आपका लाभ, और नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको हम बोल रहे हैं आपका हानि। तो जिसे हम आपका कह रहे हैं ना पृष्ठभूमि यानी कि उद्देश्य, तो थोड़ा सा को समझते हैं पहले कि फिर क्वेश्चन पे आते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य। ध्यान रखना मैं सिर्फ यहाँ कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है। आपके पास एग्जाम के टाइम पे सिर्फ कीवर्ड होने चाहिए, आप उसी से जनरेट कर लेंगे अपने शब्दों को, ठीक है। तो मैं इसमें कह रहा हूँ कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो है आपका ब्रिटिश को भू राजस्व की स्थायी एवं अधिकतम राशि मिल सके, ठीक। हम बात कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य की, और स्थायी बंदोबस्त में हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर कीवर्ड की हम लोग यहाँ पर को बात करके चल रहे हैं आपका, ठीक है। तो पहला आपका कीवर्ड है कि ब्रिटिश को भू राजस्व की स्थायी और अधिकतम राशि क्या हो सके आपका मिल सके, ठीक है। सेकेंड अगर बात करते हैं तो यहाँ पर को कह रहा है कि भारत में एक समर्थक वर्ग का निर्माण, जिसको हम लोग जान रहे होंगे जमींदार के रूप में, वो हम क्लास के दौरान आपको समझा देंगे पूरा। जो ये आपका आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा, तभी आपको कहीं ना कहीं सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। फिर अगर हम तीसरी की बात करते हैं, कीवर्ड की अगर बात करते हैं, तो प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने में, ठीक। यानी कि अगर हम ना
स्थायी बंदोबस्त की अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो ब्रिटिश को भू राजस्व की स्थायी एवं अधिकतम राशि मिल सके और भारत में एक समर्थक वर्ग का निर्माण हो सके, जिसको हम लोग कह रहे हैं आपका जमींदार, जो कि आपके अंग्रेजों की हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं और प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने में भी उनको क्या कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर क्वेश्चन पे अपने आते हैं तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। अब इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि किसी भी क्वेश्चन के हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास जिसको हम लोग बोल रहे हैं आपका भूमिका, एक है हमारे पास मुख्य भाग और एक होता है हमारे पास निष्कर्ष। तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है, तो संभावना है कि यहाँ पर को आपका भूमिका और निष्कर्ष एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यही क्वेश्चन जब हम इकोनॉमी में करेंगे आपका, आगे पॉलिटी में करेंगे आपका, या इन्वायरमेंट इकोलॉजी में करेंगे, तो वहाँ पर को आपका निष्कर्ष और भूमिका कैसे लिखा जाता है उसकी हम चर्चा अलग से कर रहे होंगे। अब समझिए, तो जिसे हम आपका कह रहे हैं भूमिका, लिख क्या सकते हैं इसमें आपका शब्द क्या होगा। तो जैसे हमने भी कीवर्ड में यूज किया था, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर को कि अधिकतम और स्थायी भू राजस्व को प्राप्त करने के लिए तथा एक समर्थक वर्ग का निर्माण करने के लिए कॉर्नवालिस, ये तो पता है ना किसने लागू किया था, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। यह व्यवस्था 19% भारतीय क्षेत्र में जिसमें आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। बस इतना आपका भूमिका काफ़ी है आपका, लगभग हमने यहाँ पर लिख दिया आपका 20 से लेके आपका 30 शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पर को। ठीक है, सबसे पहले हमने बता दिया यहाँ पर को कि लागू करने का रीजन क्या था आपका। ठीक है, कैसे कैसे भू राजस्व को वसूल कर रहे हैं और किसने लागू किया था, वो कॉर्नवालिस ने किया था। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर था, तो 19% क्षेत्र पर था आपका, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें कुछ यूपी का आपका बनारस का भी क्षेत्र आता और कहीं ना कहीं कर्नाटक का भी क्षेत्र आता। सारे के सारे क्षेत्र लिखने की यहाँ पर को आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे में जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि साहसी कदम क्यों कहा गया, लिख लीजिए, हेडिंग के रूप में हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसमें बात करते हैं समझिएगा, तो मैं पहला पॉइंट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसमें कि विदेशी लाइन पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। भारत के कृषि संबंधों में परिवर्तन करते हुए बिचौलिए जमींदारों को भूस्वामी और किसानों को महज, या मात्र लिख लीजिए, कुछ भी चलेगा, महज मजदूर बना दिया गया।
ठीक है, यानी कह रहा है कि विदेशी शक्ति यानी कि जो अंग्रेज भारत में आ रखे हैं, ठीक है, तो विदेशी शक्ति द्वारा क्या किया गया, तो कहीं ना कहीं भारत की कृषि में चेंजेज किया गया और साथ ही साथ उस चेंजेज में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभा रहा है आपका, तो वो जमींदार वर्ग निभा रहा है। ठीक है, तो उन जमींदार वर्गों में ने क्या किया आपका कि एग्रीकल्चर को भारत के प्रभावित किया, जिससे कि तुम्हारा किसान क्या हो गया, जो कि एक किसान तुम्हारा अपने खेतों पे अन्नदाता के रूप में था, अब वो अपने खेत में क्या कर रहा है, एक तरह से मजदूर बन गया तुम्हारा। ठीक है, सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें है आपका कि भू राजस्व को भूमि का किराया बना दिया गया। 2 पॉइंट इसके लिए काफ़ी हो जाता है हमारे पास। ठीक है, कि भू राजस्व को भूमि का किराया बना दिया गया आपका। ठीक, अगले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर को कि जिसे आपका कह रहा है कि बुद्धिमत्तापूर्ण कदम क्यों कहा गया। समझिएगा जरा इस चीज़ को, बुद्धिमत्तापूर्ण कदम क्यों कहा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर को बात करते हैं आपके लिए लाभ की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समीक्षा बोला था तो हमको लाभ और हानि दोनों यहाँ पर को दिखाना है। ठीक है, तो लाभ की बात करते हैं इसमें अगर, तो ब्रिटिश को क्या हो रहा है इससे, आपको ब्रिटिश को नियमित आय मिल रही है। ठीक है, ये हमने सेटलमेंट में आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको अलग से, ये तो पोर्शन हमारे सिर्फ उनके लिए जिनका कि सिलेबस ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश को क्या हो रहा है आपका, ब्रिटिश को वो जमींदार वर्ग का सहयोग मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों से मुक्ति मिल रही इनको। ठीक, क्योंकि अपने जगह पे ये लोग उन जमींदार वर्गों को उस एरिया में बैठा रहे हैं और वो उनका कार्य कर रहे हैं आपका। ठीक है, फिर अगर हम लोग हानि की बात करते हैं तो अगर हानि की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हानि हमारा हो जाएगा कि भारतीय कृषि एवं किसानों पर नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अब नकारात्मक प्रभाव पड़ा कैसा, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय कृषि और जो किसान है हमारे, ठीक है, उनका क्या होने लगा, हमारा एक तरफ से शोषण होने लगा। ठीक है, दूसरा अगर हम पॉइंट बात करते हैं तो किसानों की आय में अनिश्चितता। ठीक, यानी कि किसानों की जो आय थी वो फिक्स नहीं थी, यानी कि जो तुम्हारे पास एक तरह से ब्रिटिश थे और जो जमींदार वर्ग था उनकी तो आय फिक्स थी, लेकिन किसानों की आय हमारे पास फिक्स नहीं थी। ठीक है, तीसरा अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा तुम्हारे क्या हुआ ना कि जैसे कोई जमींदार है, ठीक है, वो अपने क्षेत्र में अगर वसूली नहीं कर पा रहा तो ब्रिटिश क्या करते थे ना, किसी अन्य क्षेत्र के जमींदार को उस क्षेत्र की वसूली के लिए आपका क्या करते थे, बुला लिए जाते थे। ठीक है, अगली अगर बात करते हैं तो कृषि का विकास अवरुद्ध हो गया आपका, रुक गया यानी कि। ठीक है, अब जब इतनी प्रोसेस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अब जो किसान जाती है तो उनमें क्या होगी, तुम्हारे उग्रता की भावना आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं हमको क्या अंत में देखने को मिलेगा, किसान विद्रोह से इसको आप डायरेक्ट लिंक करा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बुद्धिमत्तापूर्ण कदम क्यों कहा गया, इसके लाभ और हानि हमने बता दिए। अब कहीं ना कहीं लास्ट में हमारा बचता है तो एक पॉइंट कि निष्कर्ष क्या आएगा हमारा, तो निष्कर्ष के रूप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर को कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी कदम हो सकता है या माना जा सकता है, किंतु कह लीजिए, अपितु कह लीजिए, किंतु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे अंग्रेज़ों के तात्कालिक आवश्यकताओं या लाभों के, लिख लीजिए सीधे सीधे,
लाभों की पूर्ति हुई, लेकिन भारतीय कृषि और किसानों का निर्धरीकरण हुआ। ठीक, यानी कि किसान हो गए या कृषि हो गई, उनका क्या होगा, निर्धरीकरण हो गया तुम्हारा वो। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। कथन की समीक्षा हमको करनी थी, तो हमने इसमें जो पॉइंट्स आपको दिखा रखे हैं। ठीक, भूमिका में लगभग आपको लिखने हैं यहाँ पर को 20 से लेकर 25 शब्द या 30 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कि लागू का एक आप उद्देश्य उसका बता दीजिए, साथ साथ में लिख लीजिए कार्नवालिस के द्वारा भारत के 19% क्षेत्र पे। फिर साहसी कदम क्यों कहा गया, कि इसके 1-2 पॉइंट यहाँ पर को आ जाएंगे। ठीक है, फिर बुद्धिमत्तापूर्ण क्यों कहा गया, तो हमने इसका यहाँ पर को पॉजिटिव और नेगेटिव हमने यहाँ पर को दोनों पॉइंट बता दिए हैं। फिर लास्ट में हमारा निष्कर्ष आ जाता है हमारा। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन ये रहा। अब अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, देखो कीवर्ड इसमें क्या क्या है। एक तो हमारे पास कत्यूरी वंश, ठीक। दूसरा कह रहा है हमारे पास सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सांस्कृतिक उपलब्धियां सबसे पहले तो समझो कह किसको रहा है इस चीज़ को, इसका मतलब क्या है, यानी कि आपका हो गया कला, साहित्य, विज्ञान, समाज। ठीक है, यानी कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज के उन विशिष्ट विकास या योगदान से है जो कि सभ्यता की बौद्धिक, रचनात्मक और नैतिक क्षमताओं को दर्शाते हैं। इसको मैं यहाँ पर को नोट करता हूँ आपको। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं ना किसी चीज़ को कि सांस्कृतिक उपलब्धि, इसका मतलब आपको हो जाएगा ना कि वो कला, साहित्य या विज्ञान, समाज भी ले लीजिए इसमें आप, के उन विशिष्ट विकास एवं योगदान से है जो किसी सभ्यता की बौद्धिकता, रचनात्मकता और नैतिकता को प्रदर्शित करता है। यानी कि हमसे जो यहाँ पर को बात कर रहा है ना, आपका कत्यूरी वंश की बात कर रहा है, और कत्यूरी वंश में भी हमसे क्या कह रहा है कि उनके सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करो कह रहा है। यानी कि ना आपको ना जो यहाँ पर को जो कत्यूरी जो शासक बने थे, ठीक है, उनके बारे में ना आपको कदापि यहाँ पर को मेंशन करके नहीं आना, नहीं तो आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, सीधे सीधे कह रहे हैं कि कत्यूरी वंश का जो आपके पास सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनको आपको लिखना है। तो सांस्कृतिक उपलब्धि में लिख जा सकते हैं, यानी कि कत्यूरी वंश ने कला के क्षेत्र में क्या काम किया है, साहित्य के क्षेत्र में उनके शासकों ने क्या काम किया है, विज्ञान के क्षेत्र में अगर काम किया है कुछ, या समाज के क्षेत्र में यदि कुछ काम किया गया, तो उन कार्यों को आपको यहाँ पर को मेंशन करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी भूमिका के तौर पे आता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं इसमें भूमिका के तौर पे कि मध्यकालीन है, इतना तो हमको पता है, कत्यूरी राजवंश। इसमें टाइम पीरियड मत लिखिएगा आप कि 7वीं सदी से लेकर 11वीं शताब्दी, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में न केवल राजनीतिक स्थिरता रही, अपितु कला, साहित्य और समाज के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ये तो हो गया आपका भूमिका, हो गया लगभग हमारा 20 से लेके 30 शब्दों के बीच में, और एक क्वेश्चन आपको 150 शब्द में लिखना आपको। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर को कि आपको उत्तराखंड के इतिहास का इसको स्वर्ण युग कहा जाता है, साथ ही साथ
दिखा दिया हमने इसमें कि हमने पहले जाना था कि सांस्कृतिक आपका उपलब्धि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पर को कला ले रखा है, साहित्य ले रखा है और समाज, यानी कि इनको तो हमको यहाँ स्पष्ट करना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर को अब मुख्य भाग पे अगर हम आते हैं तो मैं लिख रहा हूँ मंदिर वास्तुकला, ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं आपका कत्यूरी शैली। ये हम अलग से आपको ना आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ाएंगे, और जब आपका उत्तराखंड का इतिहास शुरू करेंगे तो वहाँ भी आपका इसको हम रिपीट करेंगे, और साथ ही साथ इस पोर्शन को ना आर्ट एंड कल्चर से भी हम लोग जोड़ के देखेंगे बाकायदा, ठीक है। तो अगर ना हम लोग कत्यूरी शैली की बात करते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं मंदिर वास्तुकला, तो ध्यान रखना जो कत्यूरी शैली है ना वो आपकी नागर शैली में बनी हुई है, नागर शैली में बनी हुई है। पहली पॉइंट तो आपको याद रखना है। अब एक होता है नागर शैली होता है, द्रविड़ शैली होता है, ठीक। तो इनको हम आर्ट एंड कल्चर में आपको कंप्लीट कर दूंगा आपका, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर को मंदिर के शिखर की बात करते हैं तो शिखर, ठीक, शिखर इनके होते हैं ऊंचे, साथ ही साथ रेखांकित होता है आपके। पढ़ेंगे इन सब शब्दों को कि इसका अर्थ क्या क्या होता है आपका, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हम मेंस का भी क्वेश्चन टैकल कर रहे हैं, और मान लेते हैं इसमें एग्जाम्पल अगर हमको देने प्रमुख मंदिरों में कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर को, तो यहाँ पर को आप लिख लीजिए यहाँ पर को जागेश्वर मंदिर समूह, और क्या सकता है आपको यहाँ पर को बैजनाथ मंदिर आ जाएगा। एक और लिख लीजिए इसका कटारमल का सूर्य मंदिर, ये उदाहरण के तौर पे हो गया, ठीक। तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया कि मंदिर वास्तुकला, या जिसको हम लोग कह रहे हैं कत्यूरी शैली, तो नागर शैली में बना हुआ है जिसका शिखर ऊंचा और रेखांकित होता है। प्रमुख मंदिर हमने यहाँ पर को दिखा दिया आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसको हम बोल रहे हैं आपका मूर्तिकला, ठीक। तो मूर्तिकला की अगर बात करते हैं तो इस काल में आपका विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य की भव्य मूर्तियां बनाई गई थी, और साथ ही साथ तुम्हारा जो युग था तुम्हारा धार्मिक समन्वय को प्रमाणित करता है आपका, ठीक, प्रमाणित करता है आपका, ठीक है। तो मूर्तिकला के अंदर इतना चीज़ आपने मेंशन कर दिया, ये काफ़ी होगा। सबके अंदर दो दो पॉइंट बस लिखते हुए चलना आपको, दो दो लाइन। तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर को भाषा और साहित्य, तो भाषा और साहित्य में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर को, जैसे मैं लिख सकता हूँ कि इस वंश के शिलालेख जितने भी हैं, जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में आपके, तो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से, ठीक है। और साथ ही साथ में बागेश्वर, पांडुकेश्वर, गोपेश्वर, ठीक है, से प्राप्त जो हमारे शिलालेख हैं ना, इनसे जो प्राप्त हमारे जो शिलालेख हैं, ठीक, तो ध्यान रखना वो न केवल प्रशासनिक जानकारी देते हैं बल्कि उस समय की साहित्यिक भाषा शैली को भी क्या करते हैं आपका, प्रदर्शित करते हैं आपका। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर को मेंशन करना पड़ेगा। आप एक भी नाम लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा कि बागेश्वर शिलालेख से हमको कत्यूरी वंश के न केवल प्रशासनिक जानकारी मिलती है बल्कि उस समय के साहित्यिक भाषा शैली की भी हमको जानकारी प्राप्त होती है आपका, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर को धार्मिक क्षेत्र की, या धार्मिक क्षेत्रीय लिख लीजिए या व्यवस्था लिख लीजिए, तो कत्यूरी जिस समय इनका शासन चल रहा था तो उस समय कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य का भी उत्तराखंड में आपका भ्रमण का उस समय दौर था, और कत्यूरी शासकों ने क्या किया था ना कि जो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो बनाए हुए मंदिर थे या मठ थे उनको क्या किया इन लोगों ने, दोबारा जीर्णोद्धार करा, यानी कि पुनरुद्धार करा आपका, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर को इसको आप लिख लेंगे कि आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड में जब भ्रमण हुआ था, और साथ ही साथ जब इनके द्वारा बनाए हुए मंदिर या मठ थे उनका जीर्णोद्धार किन्होंने किया था, तो कत्यूरी शासकों ने किया था। अगला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर को सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था में लिखते संगठित समाज था, संगठित समाज था। और क्या लिख सकते हैं, एक यहाँ पर को पद्धति आती है भू अनुदान प्रथा प्रचलित थी, ठीक, जिसके हमको साक्ष्य ताम्र पत्रों में मिलते हैं, और महाराज जो राजा जी होते थे उनको आपका महाराजा धीराज, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था में इतना कुछ लिख लेंगे, और अंत में हमारा फिर आ जाएगा यहाँ पर को निष्कर्ष आ जाएगा हमारा, ठीक। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं यहाँ पर को कि कत्यूरी वंश ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक
सांस्कृतिक नींव को इतना मजबूत बनाया है कि आने वाले भविष्य में भी यहाँ की वास्तुकला और परंपरा लिख लीजिए, प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बस इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक। लास्ट में इतना मेंशन आपने कर दिया, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारे पास आपका कि कत्यूरी वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक। जिसमें कि हमने आपका सबसे पहले आपका भूमिका के अंतर्गत इतना चीज़ें लिख दी, फिर उसके बाद उनकर जो हमने बात की थी कि कला, साहित्य और समाज, तो कहीं ना कहीं इनको हमने यहाँ पर को आपका एक्सपेंशन करके दिखा दिया है कि कौन कौन सी इसमें आपकी चीज़ें शामिल होंगी। ध्यान रखना यहाँ पर को हो सकता है आपके मन में आए कि हम शासकों का नाम लिखें, आपकी डिमांड है ही नहीं उस क्वेश्चन में कि आप यहाँ पर को किसी भी एक शासक का नाम लिख के चलें, इस क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आप आंसर की फॉर्मेटिंग करें, उस क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप ही आप अपने क्वेश्चन की हमेशा फॉर्मेटिंग करें। साथ ही साथ जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग लिखते हैं तो भरसक कोशिश करिएगा कि शब्द आपके रिपीट ना हो, रिपीटेशन बिल्कुल अलाउड नहीं होता, ये ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं किसी और नए क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास यहीं पर को समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।